क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, हमारी क्लास थी इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उसमें चैप्टर कुछ इस प्रकार है। जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 चैप्टर्स थे, तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे। उसमें 395 आर्टिकल्स थे, और उसका मैंने आप लोगों को बताया था, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। तो पहला चैप्टर जो है उसमें आ गया यूनियन स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, ये चैप्टर 1 आ गया। और सी से मतलब हो गया हमारा सिटीजनशिप, और इससे मतलब हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स, और डी से मतलब हो गया हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इससे मतलब हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और इससे मतलब हो गया हमारा यूनियन सारा, इसमें पार्लियामेंट, स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी ऑफ इंडिया, ये सारा का सारा यूनियन में डील करता है। तो जो स्ट्रक्चर यूनियन का है वही स्ट्रक्चर कहां पे है? स्टेट में है। तो ये आ गया इसमें। तो ये चैप्टर 1 आ गया, चैप्टर 2 आ गया, चैप्टर 3 आ गया, चैप्टर 4, चैप्टर 4A आ गया। दिस इज चैप्टर 5, दिस इज चैप्टर 6। तो चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका भी मैंने आपको बताया कि फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 चैप्टर 1 आ गया, 5 to 11 आ गया, चैप्टर 2 आ गया। फंडामेंटल राइट क्या आ गया हमारा? 12 से 35 आ गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से आया? 36 से लेके 51 तक आ गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी आ गया हमारा 51। तो यहां पे आपने एक और पॉइंट ऐड करना। तो ये हमारा शुरू होता है 52 से शुरू हुआ, और ये खत्म होता है हमारा 163 तक। ठीक है, 53 से शुरू हुआ, 151, सॉरी 151 तक, 52 से शुरू हुआ और 151 तक। ठीक है, और ये हमारा शुरू होता है 152 से शुरू हुआ तो 237 तक, 237 तक। और इसी यूनियन में ना हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है, और यहाँ पे स्टेट में आता है हमारा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के बारे में चैप्टर नंबर 6 में मेंशन है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है चैप्टर 5 में। और हम अभी बात कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से शुरू होता है 51 तक चलता है। ठीक है, तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आज के समय की क्या पोजीशन है? आज चैप्टर जो 22 से हो चुके हैं 25, और आज आर्टिकल 395 से हो चुके हैं 425 आर्टिकल्स। ये आज के समय की पोजीशन है। ओरिजिनली when our constitution came into existence on 26 January 1950, we were having 22 chapters of Indian constitution and total there were 395 articles. तो उस 22 चैप्टर में से कुछ चैप्टर आपके सामने लिखे हैं। तो पहला चैप्टर आ गया यूनियन स्टेट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन और की है कि यहाँ पे 51A लिखा है। तो 51A का मतलब इसको अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज
When our constitution came into existence, fundamental duties was not a part of Indian constitution. तो भाई amendment to the constitution, वो amendment है 42nd constitutional amendment act 1976. The fundamental duty was made part of Indian constitution and it has been attached to chapter 4 under article 51A. इसको रखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था, दैट वाज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट वाज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और ये भी आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आप लोगों को पता है जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था लगभग हमने 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्ट किया था। उसके बाद हमने जो हमारा आज के समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सामने आया। ठीक है, तो आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कंसेप्ट था हमने कहां से उठाया जी, कहां से उठाया था? आयरलैंड से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, राइट, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट उठाया था। और ये हमारा शुरू होता कहां से? 36 से शुरू हुआ और 51 तक ये चलता है। और मैंने आपको क्या बात बोली थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर जस्ट ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज टू कीप दीज प्रिंसिपल्स इन देयर माइंड while framing the laws and policies for the peoples of India। तो और बात मैंने आपके बारे में इसके बारे में बताई थी कि दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। अगर गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को कंसिडरेशन में नहीं लेती है तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। तो बात समझ आई? तो फंडामेंटल राइट कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी भी प्रकार का राइट प्रोवाइड नहीं करती है, ये जस्ट क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर द गवर्नमेंट। और मैंने आपको एक और बात बोली थी, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रखा हुआ था। तब इसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन थी उस वक्त वाइसराय के लिए, गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है, कि जब भी वो कानून बनाए तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखें। इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इसका नाम पड़ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका नाम पड़ गया। और मैंने आपको बात बोली थी कि जो प्रिंसिपल्स है हमारे, इसको हमने फर्दर 3 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है दैट इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो एक बात और बोल दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम आसानी से हमारे समझ में आए इसलिए हमने अपने हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें आ गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, और दूसरा इसमें आ गया गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, और थर्ड वन इसमें आ गया लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ये 3 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले क्या आ गया? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा आ गया हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा आ गया हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल्स हैं उसको लेके हम लोग बात करते हैं। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में क्या बात होती है? तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में बात होती है कि सबको इक्वली ट्रीट करना, सबका डेवलपमेंट, गरीब आदमी का खास करके उसके ऊपर ज्यादा फोकस था इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को देखते हैं। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को लेके हमने 2 आर्टिकल हमने इसमें डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल 36 किसको लेके बात करता है? आर्टिकल 36 किसको लेके बात करता है ज्यादा? तो आर्टिकल 36 लेके बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट को लेके। जो डेफिनेशन स्टेट की आर्टिकल 12 ऑफ फंडामेंटल राइट में है, वही डेफिनेशन स्टेट की इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। ये आर्टिकल 36। और आर्टिकल 37 क्या बात करता है? बताओ क्या बात करता है आर्टिकल 37? अंजलि बताओ फटाफट। आर्टिकल 37 है,
आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन करना प्रिंसिपल की। आर्टिकल 37 कहता है कि गवर्नमेंट को आप कंपेल कर ही नहीं सकते टू इंप्लीमेंट दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये एक हमारी गवर्नमेंट की एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल while making laws for the country। और आर्टिकल 37 ही क्या बोलता है शाबाश, कि यहां पे हम गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको इंप्लीमेंट करने में, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो एक बात बड़ी मजेदार है, तो आर्टिकल 37 क्या है शाबाश, तो दे आर पॉजिटिव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे आर पॉजिटिव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में जो एक अच्छा आर्टिकल, क्या मतलब हो गया कि अगर गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने में फेल भी हो जाती है तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है जी। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है शाबाश, दे आर नेगेटिव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे आर नेगेटिव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो फंडामेंटल राइट में जो चीजें मेंशन है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कभी जा ही नहीं सकती। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो भी पॉइंट्स मेंशन है, अगर उन पॉइंट्स को सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती है तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। दे आर पॉजिटिव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर नेगेटिव ऑन द पार्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रोविजन है, अगर सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों को नुकसान जरूर होगा, लोगों को जरूर नुकसान होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब वी कैन नॉट कंपेल द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल व्हाइल मेकिंग लॉज फॉर द पीपल्स ऑफ इंडिया। बात समझ आए? बट आर्टिकल 37 यही बोलता है कि इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल। बात समझ आई? लेकिन दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। और आर्टिकल 38 क्या बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 38 क्या बात करता है, आर्टिकल 38 क्या बात करता है शाबाश, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ए पीपल, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ए पीपल। जितना भी हो सके लोगों का वेलफेयर करो, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये बात मैंने आपसे की थी। और आर्टिकल 39 क्या बात करता है शाबाश, बताओ। पहला, टू सिक्योर राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 39B भी था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। एक बात ये बोली थी और बोला था मैंने, प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक और बात बोली थी मैंने, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आर्टिकल 38 भी मैंने आपको पढ़ा दिया था और आर्टिकल 39 भी हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। फिर बोल रहा हूं, आर्टिकल 39B इज वेरी इंपॉर्टेंट और आर्टिकल 39C, सॉरी 38, 37, 39, राइट। 39B is important, 39C is very important and article 39D is very important। ये तीनों आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 39B क्या बोलता है शाबाश, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। बात समझ आई? जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका इक्वली, उसका क्या है, उसका इस्तेमाल पूरी कम्युनिटी के लिए करना चाहिए, उसके बेटरमेंट के लिए। और 39C क्या बोलता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, आर्टिकल 39C। और 39D क्या बोलता है, इक्वल वेजेस फॉर बोथ मैन एंड वीमेन फॉर इक्वल वर्क। एक जैसे काम के लिए, मतलब जेंडर के बेसिस पे वेजेस जो है वो डिसाइड नहीं होनी चाहिए। अगर सबने, किसी ने भी एक जैसा काम किया है तो एक जैसा सैलरी उसको मिलना चाहिए। तो जी आर्टिकल 39D, तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि इसका बड़ा लार्ज स्केल में क्या हो रहा है जी, वायलेशन होता है जिसमें। ठीक है, सोसाइटी में आज भी इसका क्या होता है, वायलेशन होता है।
तो अगर गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ कानून बनाती भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं होगी। इसमें तो कॉमनली डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आपको बोला था कंट्रेक्चुअल वर्कर्स को लेकर मैंने आपसे बात की, ठीक है। तो कंट्रेक्चुअल वर्कर्स जैसे कॉलेज में लेके बात कर, तो हाई सेकेंडरी में लेके बात कर लो, जैसे पीएचई डिपार्टमेंट में लेके बात कर लो, बिजली डिपार्टमेंट में देखो कितने सारे डेली वेजर्स हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39D तो क्या बोलता है, तो एक जैसा काम करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन वहां पे आपको एक जैसी सैलरी क्या करनी है, देनी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, बट इट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करती है या नहीं इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो इसका बड़ा लार्ज स्केल में वायलेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 39B, 39C एंड 39D। अब मैं आपको एक बात और बड़ी मजेदार बात बताता हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जैसे कोई आदमी है जी, कोर्ट में कोई आदमी है जी, कोर्ट में लॉयर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लॉयर का क्या काम होता है जी, प्रोवाइड जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करना है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा जी, अब जो वकील जो होते हैं ना, प्राइवेट वकील खास करके, इनकी आम आदमी तो इनको अप्रोच कर ही नहीं सकता है, बिकॉज दे चार्ज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना। ये चीज भी आपको पता है। अगर कोई गरीब आदमी है जी, उसका कोई केस हो जाता है जी, उस पर कोई केस कर दे, या वो किसी भी मैटर में इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है शाबाश, मैंने आपको बोला ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसको, उस गरीब आदमी को जो किसी वकील को हायर नहीं कर सकता, तो जज क्या करता है, सरकारी वकील प्रोवाइड करके देता है उसको। जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं जी कोर्ट में, उनका क्या काम होता है शाबाश, उनका काम तो होता क्या है कि कोई भी गरीब आदमी जो केस नहीं, मतलब जो किसी प्राइवेट लॉयर्स को फीस नहीं पे कर सकता है, अब उसको भी जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो वो जो केस है वो चला जाता है हमारा सरकारी वकील के पास। उसका केस कौन लड़ता है, सरकारी वकील लड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, promote equal justice, to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor। तो ये आर्टिकल 39A का हिस्सा है, आर्टिकल 39A का हिस्सा है। मतलब अर्लियर इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस भी आर्टिकल के साथ ABCD लगा होगा, उसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उस नए आर्टिकल को ऐड किया हुआ। तो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अगर कोई गरीब आदमी किसी वकील को हायर नहीं कर सकता है, तो उसको भी जस्टिस प्रोवाइड करवाना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो केस जो है वो सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है कि भाई ये गरीब आदमी ये प्राइवेट लॉयर को हायर नहीं कर सकता है, अब ये केस जो है आपने इसको लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये तो आपको पता होगा ना, सरकारी वकील जो होते हैं जी कोर्ट में, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, अभी उसका रिसेंट एग्जाम भी हुआ है जी, जेके पीएससी कंडक्ट करती है। सुना कभी आपने इनके बारे में, रविकांत जी? यस सर। तो सरकारी वकील गरीब आदमी का केस लड़ते हैं, तो ये हमारा आर्टिकल 39A बोलता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, तो आर्टिकल 39A का हिस्सा है। तो एक बात और बोलूंगा, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, इन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खास करके आर्टिकल 39 का आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, दीज टू आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कभी आगे चलते हुए लेक्चर्स में मैं फिर जिक्र करूंगा इसके बारे में। तो आर्टिकल 39A क्या बोलता है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। दिस इज आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A।
ओके, अब मैं बात करता हूं शब्द, अब मैं क्या बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल, टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू सिक्योर राइट टू वर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू एजुकेशन, टू सिक्योर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक, right to public assistance, right to public assistance in case of unemployment, in case of unemployment, ठीक है, right to public assistance in case of old age, right to public assistance in case of sickness, right to public assistance in case of disablement, in case of disablement। बड़ा मजेदार आर्टिकल है जी, ये आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे जी। ये आर्टिकल 41 कहता है, आर्टिकल 41 कहता है जी। मुझे एक बात बताओ, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाया गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, अंडर आर्टिकल 21A में इसको ऐड किया गया, अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट टू एजुकेशन। मैंने आपको बताया था इसमें कि 6 साल से लेकर और 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी हमारी सरकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले देखो 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, ध्यान देना बच्चे, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो लगभग कितने साल हो गए शाबाश, लगभग 50 साल के बाद सरकार को याद आया कि भाई 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को हमने फ्री जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और याद रखना बच्चे, 2002 में 99 से लेके 2004 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थे जी, अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट थे जी। तो ध्यान रखना जी, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी हमारी सरकार, भारत की सरकार फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो राइट टू एजुकेशन इट वाज कंटेन इन आर्टिकल 41। तो यहां पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, लेकिन 50 साल के बाद 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड जो है वो सरकार करती है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके तहत सरकार का विजन है, इसके तहत सरकार का विजन है, सरकार चाहती है, सरकार क्या चाहती है कि राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इट इज अ विजन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, to provide free education from pre-primary level to post-graduation level, but that is just on the vision level। तो जो बड़े सारे एजुकेशनिस्ट हैं वो उसको बोलते हैं कि जैसे आपने 6 साल और 14 साल तक के बच्चे को मैंडेटरी कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, वैसे ही आप जो आपका विजन डॉक्यूमेंट है कि आप प्री प्राइमरी लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, उसको आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दो, उसको एक फंडामेंटल राइट बना दो, तब जाके हम बोलेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो इंप्लीमेंट होगा। बात समझे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, मतलब जैसे आप लोगों को पता स्कूलों में क्या है, एडमिशन फ्री कम है, गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, वहां पे गवर्नमेंट यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, बुक्स प्रोवाइड करती है, तो कितना सारा खर्चा होता है। जैसे कॉलेज में आप लोग जाते हो जी, गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है जी, किताबें प्रोवाइड कर रही है ना, आपको वर्दी प्रोवाइड कर रही है, अगर किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म्स हैं तो कितना हेल्प हो जाता है जी, एक पुअर फैमिली कितना हेल्प हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक कितना हेल्प हो जाएगा जी, अगर पढ़ाई के खर्चा सारी सरकार उठा ले, ठीक है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
दैट इज जस्ट ए विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, तो राइट टू एजुकेशन ये हमारा आर्टिकल 41 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा था। अब क्या है शाबाश, अब इसी आर्टिकल 41 में क्या बोला जाता है, राइट टू वर्क का भी एक है कि सब जो भी आदमी है इस दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में, अगर वो काम करना चाहता है तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जी कि वो उसको काम प्रोवाइड करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पता है जो स्कीम आई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये स्कीम आई थी सरकार की। तो लगभग जो है जो कितने दिनों के लिए काम मिलता है जी, 200 दिनों के लिए हो गया है, पहले था ना 100 दिन के लिए, तो कोरोना में शायद कितने दिन का कर दिया उन्होंने, अभी मेरे को याद नहीं है इसका। तो नरेगा स्कीम आई थी जी, नरेगा स्कीम आई थी जी, यूपीए गवर्नमेंट लेके आए थे, आई थिंक इट वाज इन द ईयर 2005, आई थिंक। कब आई थी जी नरेगा, 2005 में ना? अंजलि अंजलि यस सर। नरेगा 2005 का स्कीम है ना? यस सर यस। तो नरेगा स्कीम आई ताकि लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, शाबाश, राइट टू वर्क प्रोवाइड किया। तो राइट टू वर्क जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर राइट टू वर्क आपका फंडामेंटल राइट हो गया तो क्या होगा भाई, मजा हो जाएगा, मजा हो जाएगा नहीं? शाबाश रविकांत जी, राइट टू वर्क अगर फंडामेंटल राइट हो जाए तो क्या मतलब होगा? शाबाश, आपने ग्रेजुएशन किया, आपको नौकरी नहीं मिली जी, आप चले गए कोर्ट में, सर देखो राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आदमी जॉब नौकरी करना चाहता है गवर्नमेंट उसको नौकरी प्रोवाइड करे। तो सरकार के लिए मजबूरी बन जाएगी, सरकार आपको जॉब देगी देगी, लेकिन राइट टू वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या बोला जाता है शाबाश, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। अगर मान लो आपको बेरोजगार, अगर आप बेरोजगार हो जी, आपको नौकरी नहीं मिली, सरकार आपको हर महीने कुछ मॉनिटरी हेल्प करे, आपकी 1000 रुपया 2000 रुपये आपका पेंशन लगवा दे। जैसे ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन लगती है जी, आदमी कोई बीमार हो गया जी, उसमें वो ठीक नहीं हो सकता, मतलब फिजिकली वो वर्क नहीं कर सकता, तो सरकार उसको पेंशन देती है। डिसेबलमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन लगती है जी, किसी की अगर आंख खराब है, किसी के लेग में प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है और आपको पता है उसके लिए पेंशन लगती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसके लिए पेंशन का बंदोबस्त करता है। ठीक है, लेकिन राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अभी तक इसको लेके कोई पेंशन नहीं लगी है जी। मान लो आपका रोजगार नहीं मिला, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने पीएचडी किया, तो आपकी नौकरी नहीं लगी जी, यू डिडंट गेट ए जॉब, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की पब्लिक असिस्टेंस, मतलब आपको किसी भी प्रकार का पेंशन, बेरोजगारी के लिए अभी तक कोई पेंशन जो है सरकार ने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बात आती है जी, न्यूज में भी ये बात आती है, जो बड़े सारे इंटेलेक्चुअल लेवल मीडिया पे आके बोलते हैं कि जो जैसे मान लो कोई डॉक्टर है जी, उसने एमबीबीएस डिग्री किया है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है, उसको नौकरी नहीं मिली जी, तो सरकार उसको कुछ ना कुछ मंथली पेंशन लगा दे। किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया है, तो किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने अगर पीएचडी किया है, किसी ने अगर कोई बीटेक डिग्री कर रखी है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है जिसने अगर, ठीक है, तो अगर उसको कोई पैसा, अगर कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, उसका रोजगार का साधन नहीं बन पाता है, तो सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सरकार उसको क्या प्रोवाइड करे, कुछ पब्लिक असिस्टेंस, कुछ पेंशन प्रोवाइड करे। आपको लगता है जी ऐसा होना चाहिए? रविकांत जी, व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस? नो सर, इनसे सर देते हैं तो कितने सारे बेरोजगार हैं सर। हमें एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट को जॉब मतलब बोलो बोलो, गवर्नमेंट को जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। हाँ यस सर। ठीक है, और एक आपके एक अच्छी न्यूज भी है कि मैं न्यूज अभी 1-2 दिन की न्यूज है कि लगभग कोई 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होने वाला जम्मू कश्मीर में, मतलब वो साइन कर दिए हुए हैं
हमारे गवर्नर। अब उन्होंने अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो आज जम्मू कश्मीर कल किया, आज न्यूज़पेपर में आया था डेली एक्सेलसियर में, आप लोग भी देख लेना। आज का जो डेली एक्सेलसियर का पहला पेज है, उसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर सरकार एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगी आज। सब लगभग 3 के 3:30 बजे का टाइम है जी, आज लॉन्च कर लिया होगा अभी तक। उसके तहत क्या है कि जो अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, तो उस वेब पोर्टल पे आके वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन आदमी है जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको जम्मू कश्मीर सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, अगर वो फैक्ट्री लगाता है तो उसको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक है, उसको अगर जमीन चाहिए तो जमीन किस रेट पे मिलेगी, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उस वेब पोर्टल पे उस जो इन्वेस्टर है उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो वो उसी वेब पोर्टल के थ्रू अप्लाई भी कर सकता है। तो आज का जो डेली एक्सेलसियर है उसमें फ्रंट न्यूज है, आप लोग अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, पढ़ना उसको जी। ठीक है, तो आज को 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था कि आज का जो वेब पोर्टल है इसको लॉन्च करेगी जो हमारी सरकार है। ठीक है, पढ़ा था आज का डेली एक्सेलसियर? अंजलि पढ़ा था डेली एक्सेलसियर? ऐसे न्यूज डेली एक्सेलसियर आता है घर में? नोटिस तो नहीं लग रहा है। आपने नेट पे गूगल करना डेली एक्सेलसियर ई पेपर, तो पहला पेज आप डाउनलोड करके दे देना उस पर। ओके सर। अगर हो सके ना, तो अगर हो सके तो 3-4 दिन का न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करना, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना जी आप लोग। ठीक है, 3-4 दिन लगातार आएगा न्यूज़पेपर में। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, तो टू सिक्योर राइट टू वर्क, अच्छा वो जो अब जो इन्वेस्टमेंट अगर आता है, जैसा गवर्नमेंट बोल रही है, तो गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि 10 लाख जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगी जो प्राइवेट सेक्टर पूरा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो 10 लाख जॉब्स अगर प्रोवाइड करेगी, इसका मतलब कि हमारे जम्मू कश्मीर यूथ के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है। और खास करके आप लोग जो अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप लोगों के लिए जरूर एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज है ये बात। ठीक है, तो एटलीस्ट एक और विंडो खुल गई आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप अप्लाई करो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाली विंडो भी आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। जैसा गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर जैसे ही आएगा तो वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करेगी, तो जैसे प्रोजेक्ट शुरू करेगी तो काफी सारा एम्प्लॉयमेंट है जो जम्मू कश्मीर में युवाओं को जो है वो मिलेगा जी। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था। तो सिक्योर राइट टू वर्क इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, लेकिन सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए। तो लेकिन अभी अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए अभी कोई पब्लिक असिस्टेंस की बात नहीं की गई है। लेकिन पब्लिक असिस्टेंस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि सरकार को अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयमेंट रह गया तो सरकार को उसको कुछ मदद प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर कोई पब्लिक असिस्टेंस सरकार प्रोवाइड नहीं करती है तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको रखा हुआ है, तो आप कोर्ट में जाके इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि सरकार को जो प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन आज के समय में मिलती है। डिसेबिलिटी अगर किसी को, तो उसकी भी पेंशन आज सरकार जो हमारी देती है, 1000 रुपया कुछ बातें जो है वो पेंशन मिलती है। ठीक है, तो अगर हम, अच्छा दूसरी बात क्या होता है कि सरकार को ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए, बड़ा एक नोबल आइडिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा देश जो है वो गरीब देश है। अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इतना पैसा बांटना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर सरकार आपको 500 रुपया, 1000 रुपये, अगर मान लो किसी ने पीएचडी कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, एमबीबीएस डिग्री कर रखी है या पीजी डिग्री कर रखी है, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, अगर उसको 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये उसको अगर पेंशन मिलता है, तो आपको लगता है दैट इज सफिशिएंट अमाउंट? क्या लगता है रविकांत, इज इट इज सफिशिएंट अमाउंट? नो सर। तो भाई उसको अच्छा खासा पैसा भी चाहिए भी। ठीक है, 1000 रुपया 2000 रुपया उसकी लाइफ में कोई बड़ा डिफरेंस डालेगा नहीं। तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि एक लार्ज अमाउंट में उसको पैसा बांटे, क्योंकि हमारा भी इन द एंड वी आर पुअर नेशन।
तो ये जो बात है, फिर भी आज ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन मिलती है, 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, ठीक है ना। डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, 1,000 रुपये मिलती है। तो सिर्फ चलो 1,000 रुपया तो कोई बड़ा फर्क नहीं डालेगा, पर हमारा गवर्नमेंट जो है इतना ही प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 41 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने टॉपिक कवर हो जाते हैं? इसमें राइट टू वर्क कवर हो जाता है, इसमें राइट टू एजुकेशन कवर हो जाता है, तो इसमें राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट वो कवर हो जाता है, ओल्ड एज कवर हो जाता है, सिकनेस जो है वो कवर हो जाती है, डिसेबिलिटी जो है वो कवर हो जाती है। तो कितना, एक ही आर्टिकल, आर्टिकल 41 बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है, बड़ी सारी चीजें जो है वो कवर करता है। तो बड़े सारे पॉइंट्स इसके इंप्लीमेंट भी हो चुके हैं, बट लॉट मोर इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन दिस पार्ट। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये वाला आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है मैटरनिटी लीव कितनी दी जाती है? आज आपको पता है मैटरनिटी लीव कितनी दी जाती है? शाबाश। अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है ऑलरेडी, तो कितनी छुट्टी मिलती है बताओ? जिसको बोला जाता है मैटरनिटी लीव बोला जाता है, जिसको बोला जाता है मैटरनिटी लीव। कितनी मिलती है जी? कोई जानकारी है आपको? तो 6 मंथ है शायद, कंफर्म नहीं पता। हाँ, 6 महीने, 180 दिन की छुट्टी मिलती है। 180 दिन की क्या मिलती है? छुट्टी मिलती है। अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट सेक्टर में, खास करके प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, तो क्या है, 6 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड लीव। पेड लीव, सरकार पूरी सैलरी देती है जी बॉस को। अगर कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है, ये एंड दैट फीमेल इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे सेंट्रल जॉब्स में हो, चाहे स्टेट जॉब्स में हो, 6 महीने की पेड लीव मिलती है। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? अभी जो अगला आर्टिकल है जिसको लेके बात करते हैं। एक तो आर्टिकल क्या बोलता है? एक तो आर्टिकल बोलता है टू मेक जस्ट to make provision for just and humane condition, to make provision for just and humane condition, for work and maternity benefit। बताओ इस लाइन का क्या मतलब हुआ शब्द? ये आर्टिकल 42 बात करता है, ये आर्टिकल 42 बात करता है। ह्यूमेन कंडीशन का क्या मतलब होता है? चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता है जी, कि जिस भी मतलब एक ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि एक टीचर जो स्कूल में काम करता है उसे 6 घंटे क्या करना है जी, उससे पर डे 6 आवर का क्या करवाना है जी, काम करवाना। ठीक है जी। तो आप 6 घंटे से आधा घंटा भी काम नहीं करवा सकते उससे, 7 घंटे काम नहीं करवा सकते आप उससे। अगर आप करवाते हो तो भाई आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसको। मेरी बात समझ आई आपको? तो क्या बोलता है शाबाश, एक वहां पे ह्यूमेन कंडीशन, पीने का पानी होना चाहिए जी वहां पे, एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए जी वहां पे, एटलीस्ट रास्ता होना चाहिए जी वहां पे। एक बात समझ आई? मतलब एक वर्केबल कंडीशंस होना चाहिए, काम करने वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए जी वहां पे। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वहां पे क्या है कि ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, फॉर वर्क। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ दिया इन्होंने, मैटरनिटी बेनिफिट की बात भी ये करता है। पहले ये जो मैटरनिटी लीव हुआ करती थी, ये 90 दिन की मैटरनिटी लीव हुआ करती थी। फिर जो फर्स्ट टेन्योर आया मोदी गवर्नमेंट का, वहां पे उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट किया, और ये जो लीव थी ये 3 महीने से 90 दिन से बढ़ा के इसको 180 डेज कर दिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल 42 क्या कहता है? टू मेक प्रोविजन
फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, फॉर वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट। तो मैटरनिटी बेनिफिट की जो बात होती है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, इसको एक्ट में बदला, ठीक है, वो आर्टिकल 42 का हिस्सा बन गया। तो आर्टिकल 41 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 42 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो विकास जे मैटरनिटी बेनिफिट को लेके बात करता है, मैटरनिटी बेनिफिट को लेके बात करता है। तो मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होता है कि जो 6 महीने तक जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, 6 महीने तक, जैसे किसी औरत ने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया है तो फिजिकली वो थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा सा उसमें हो जाता है ना, इतना एफिशिएंटली वो एकदम से एफिशिएंटली काम कर पाना उसके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। तो अपने बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, तो सरकार उसको 6 महीने की छुट्टी प्रोवाइड करती है जी, कि आपका जो इमीडिएट पीरियड है आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, आप उस 6 महीने तक आप टेक ओवर कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। 6 महीने तक की छुट्टी सरकार आपको देती है, तो 6 महीने की छुट्टी में आपको पेड लीव मिलती है। तो आर्टिकल 42 इंपॉर्टेंट है, मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर बात करता है। तो आर्टिकल 41 जो है वो बड़ी सारी बातों को लेकर बात करता है, तो ठीक है। और आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और बोली मैंने, टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, दैट इज आर्टिकल 39A। तो ए का मतलब बाई अमेंडमेंट इट हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब बड़ी मजेदार बात करता हूं, जब मैं इसको साफ कर रहा हूं और बातें कर रहा हूं जी आपसे। आज फिर क्या बात करते हैं जी, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, टू सिक्योर ए लिविंग वेज मतलब ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, decent standard of life and social and cultural opportunities, social and cultural opportunities for all। बताओ इस लाइन का क्या मतलब हुआ शाबाश, क्या मतलब हुआ शाबाश? इससे क्या मतलब हुआ? तो सिक्योर लिविंग वेज, इससे क्या मतलब होता है शाबाश? जैसे मान लो ना, कोई भी इंप्लॉई है, जैसे मान लो मैं बात करता हूं, जैसे 4th क्लास इंप्लॉई है, 4th क्लास इंप्लॉई है, उसका एक सैलरी तय होता है जी, उसका सैलरी क्या होता है, डिसाइडेड होता है ना, जो भी है 10,000 15,000 20,000, मान लो 15,000 रुपए उसकी सैलरी है जब उसे ज्वाइन किया। अब क्या होता है शाबाश, हर साल उसकी सैलरी में डीए लग जाता है, सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाता है, ठीक है। 4th क्लास इंप्लॉई है, अगर कोई 3rd क्लास, आजकल तो लेवल्स बने हुए, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल बने हुए, तो लेवल वाइज क्या है कि जो जिस लेवल में नौकरी कर रहा है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो एक डिसेंट सैलरी है जी, उसकी क्या है कि डिसेंट सैलरी होनी चाहिए जी। तो जो भी काम कर रहे हो जी आप लोग, जो भी काम कर रहे हो वहां आप लोग, वहां पे एक डिसेंट सैलरी होनी चाहिए। बात समझ आई? मतलब कि अगर मान लो कोई एक आईएएस ऑफिसर है तो उसी हिसाब से उसका सैलरी डिसाइडेड है, ठीक है। अगर कोई लेक्चरर है उसी हिसाब से उसका सैलरी डिसाइडेड है, ठीक है। मतलब किसी को कम सैलरी नहीं देना या किसी को ज्यादा सैलरी नहीं देना। एक 4th क्लास इंप्लॉय को आप एक आईएएस ऑफिसर के बराबर की सैलरी नहीं देना। तो जैसा जैसा पोस्ट है उसी हिसाब से सैलरी जो है वो डिसाइड की जाती है। बात समझ आई? और आपको पता है कि जैसे हर 10 साल के बाद क्या होता है, पे कमीशन बैठता है, सैलरी क्या करता है, रिवाइज करता है कि आज के समय में इतना सैलरी होना चाहिए इस एम्प्लॉय का, तो वो एक उसका एक दैट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दैट ही कैन लिव ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। पहले बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं आई? शाबाश, यस सर। ठीक है।
ओके, इसके बाद मैं आपसे एक बात करूंगा, जब बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया। जेब क्या बात करता है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and standard of living of people. Standard of living of people and to improve पब्लिक हेल्थ। ये आर्टिकल 47 बोलता है। पहले बताओ इस आर्टिकल को पढ़ के आपको क्या समझ आया? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। आज सिंपल बात करते हैं, आज आपको पता है ICDS डिपार्टमेंट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS डिपार्टमेंट, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? आई एम टॉकिंग अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर्स। पहले बताओ जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या काम होता है जी? छोटे छोटे बच्चे हैं जी, आपको पता, वहां पे राशन प्रोवाइड मिलता है, राशन मिलता है उनको या नहीं मिलता है जी? रविकांत जी, मिलता है सर। राशन मिलता है ताकि क्या हो सके शाबाश, ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल जो है सरकार की तरफ से, सरकार है ना, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कई बार बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, बच्चे का मेंटल लेवल रुक जाता है। तो ये सब चीजें क्या है शाबाश, ताकि बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जा सके। बात समझ आई? और आपको क्या पता है शाबाश, अच्छे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाए जाए ताकि लोग फ्री हेल्थ फैसिलिटीज को क्या करें, एंजॉय करें। जैसे आपको पता है इसी के तहत आज आपको पता आयुष्मान भारत कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड बन रहे हैं, है ना। 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा पर फैमिली के हिसाब से 1 साल। मतलब लोग जो पैसा खर्च करते हैं अपनी पॉकेट से हेल्थ सर्विस, अपने हेल्थ के लिए, तो वो पैसा लोगों को बचेगा, तो लोग उस पैसे का इस्तेमाल अच्छी एजुकेशन के लिए करेंगे, लोग उस पैसे का इस्तेमाल अच्छा खाना खाएंगे, तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम उसी डायरेक्शन में काम। आंगनवाड़ी वर्कर, और आपको पता है शाबाश पोषण अभियान, इसके तहत क्या आ रहा है शाबाश, इसके तहत जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इसके तहत जो छोटे बच्चे हैं, इसके तहत जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको न्यूट्रिशन लेवल इन जो स्कीम्स है इसके द्वारा प्रोवाइड किया, राशन प्रोवाइड किया जाता है उनको। ठीक है, और आपको पता है इसी के तहत जैसे छोटे बच्चा होता है ना, उसका वैक्सीनेशन शुरू होता है ना, 1.5 महीने वाला, 2.5 महीने वाला, 6 महीने वाला। तो ये सारे के सारे वैक्सीनेशन जो हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है जी, फ्री प्रोवाइड, गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है जी। बात अभी रिसेंटली देख लो, कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन हो रहा है जी, फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है जी। गवर्नमेंट ये ध्यान में नहीं रख रही कोई बंदा गरीब है या अमीर है, सबको एक जैसा ट्रीट कर दो ताकि लोगों का जो पब्लिक हेल्थ है उसको क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। तो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू काफी सारा राशन प्रोवाइड करती है जी, ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल पे कमी ना रह जाए। बात समझ आई या नहीं समझ आई? ज्यादा आया पॉइंट क्लियर? तो बड़े अच्छे आइडियाज हैं इसमें। यस सर। रविकांत जी, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे, पढ़ रहे हैं हम जैसे, तो आप लोग देख रहे हो कि कितना अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जी, कि हमारा गवर्नमेंट जो है लोगों का न्यूट्रिशन लेवल को रेज करने की डायरेक्शन में काम करेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको बढ़ाने का काम करेगा, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने का मतलब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाए, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी उन हॉस्पिटल्स में आए, है ना, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स उन हॉस्पिटल्स में आए, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करे, सरकार लोगों की बीमारी का खर्चा उठाए, है ना। आयुष्मान भारत कार्ड जो बन रहा है उसी डायरेक्शन में
लिया हुआ एक स्टेप है जी। तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बड़े बड़े अच्छे प्रिंसिपल्स मेंशन हैं, प्रॉब्लम कहां है कि इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। बात समझ आई? ओके, तो ये था जो हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल को लेकर बात करते हैं। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, गांधी जी की क्या अप्रोच हुआ करती है? शाबाश। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी क्या चाहते थे, क्या हो? शाबाश। सबसे पहले बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। शाबाश शाबाश। गांधी जी पता आपको? सर नॉन गांधी जी, ये मैं भी लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगा। गांधी जी के हिसाब से ना, आज आपको पता हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बड़ा पावरफुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद फिर हमारा कौन सा गवर्नमेंट आ गया? स्टेट गवर्नमेंट आ गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, वो सबसे वीक इंस्टीट्यूशन है। अगर हमारा थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट है तो थ्री टायर में जो सबसे वीक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? हमारा पंचायत। लेकिन गांधी जी पता क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन पंचायत होना चाहिए। मेरी बात समझ आई? पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। गांधी जी के हिसाब से लोग पंचायत चुने, पंचायत वाले स्टेट गवर्नमेंट चुने, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट चुने। तो सबसे ज्यादा जुडिशियल पावर्स होनी चाहिए इनके पास, टैक्सेशन पावर्स इनके पास होनी चाहिए। बात समझ आई? तो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन एज पर आइडियोलॉजी ऑफ गांधी, इट शुड बी पंचायत इंस्टीट्यूशन। तो गांधी जी का सबसे पहला उसके तो क्या काम था इनका? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with sufficient powers, endow them with sufficient power so that they can work as a unit of self government, as a unit of self government। पहले बताओ, बात समझ आई? शाबाश। मतलब पंचायत एक प्रकार से गवर्नमेंट होनी चाहिए जी। मतलब उनके पास सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए? पंचायत के पास। उनके पास पावर्स होनी चाहिए रोड्स बनाने की, उनके पास पावर्स होनी चाहिए, क्या बोला, कोई बिजली वाला काम करवाना है। एक सेल्फ गवर्नमेंट, हर पंचायत अपने आप में क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। पहले बताओ, मेरी बात समझ आई आपको? सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन गांधी जी चाहते थे कि पंचायत सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो आज आपको पता है धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है ना, पंचायत को ज्यादा पावर देना चाहती है, ज्यादा पावर जो है वो डिवॉल्व करना चाहती है पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज को। ठीक है, कि आप डायरेक्टली लोगों के ग्रास रूट लेवल पे आप लोग जुड़े हो। तो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी हमें कहां देखने को मिलती है? पंचायत में। तो आज हमारी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि पंचायत को ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए। ठीक है, उनको पंचायत को एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। ठीक है, ताकि लोगों की जो बड़ी सारी समस्याएं हैं वो ग्रास रूट लेवल पे ही क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, गांधी जी चाहते थे तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग, तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस।
are cooperation basis इन रूरल एरिया, इन रूरल एरिया। तो गांधी जी एक तो जे चाहते थे, दूसरा जे बड़ी बड़ी फैक्ट्री को कभी प्रमोट नहीं करना चाहते थे। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे। गांधी जी चाहते थे जो छोटे छोटे हमारे लघु उद्योग हैं जी, उसको इंपावर किया जाए। ठीक है, जे आर्टिकल जो है, आर्टिकल 40 जो है, इसके बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल जो है 43 कॉटेज इंडस्ट्री को लेके, आर्टिकल 43 बात करता है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे है। ठीक है, और दूसरा फिर क्या आ गया, तो प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, to promote education and economical interest of scheduled caste and scheduled tribes and other weaker section of society, and to protect them from social injustice and exploitation। अब बताओ जी, इससे क्या मतलब हुआ? आज आपको पता है जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है या शेड्यूल ट्राइब है, इनको क्या मिलता है जी? वजीफा मिलता है, जिसको बोलना है वजीफा, पता है ना शब्द? यस सर। हाँ, मतलब मॉनेटरी सपोर्ट मिलती है जी सरकार की तरफ से उनको। ठीक है, आज SC ST कम्युनिटी को सिविल सर्विस की फ्री कोचिंग सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। बैंकिंग के एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एडमिशन फी अगर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनको एडमिशन फी वापस रिटर्न हो जाती है। जो SC और ST है, मॉनेटरी सपोर्ट उनको मिलती है जी। ठीक है, ताकि उनका, अच्छा, इनके लिए रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, ताकि इनका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे है। और आर्टिकल 46 जो है इसको लेके बात करता है, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। से उनको बचाना ये गवर्नमेंट का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। दो आर्टिकल्स और हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल का हिस्सा हैं। तो वो आ गया, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन, ऑफ intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। अब क्या मतलब हुआ जी? गांधी जी का जो प्रिंसिपल है, अब क्या है, बस ड्रग्स जो है, ड्रग्स में देखो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक में आ गया हमारी, जैसे शराब आ गई, धड़ल्ले से बिक्री है जी, शराब के ठेके तो बिक रहे हैं। लेकिन गांधी जी का विजन क्या है? आपने इसके कंजप्शन को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, इसको रोकना है। लेकिन इस डायरेक्शन में सरकार ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये सरकार का एक आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो अल्कोहल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, आपको पता है स्टिल दे आर नॉट ए पार्ट, उनको GST के अंडर नहीं रखा हुआ है। इनको बस सरकार अच्छा खासा क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। सिगरेट आ गया जैसे, है ना, जो बीड़ी लोग पीते हैं, तो सरकार अच्छा खासा वो क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ऑल्दो दे आर इंजीरियस फॉर हेल्थ,
तो एज पर गांधीयन हमारा देश बोलता है हम गांधी वाला देश है, महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। तो महात्मा गांधी का एक प्रिंसिपल ये भी था कि आपने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, सरकार ऐसा कानून बनाए जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, शराब का जो सेवन करते हैं उसको प्रोहिबिट करना है जी। आपने शराब के ठेकों का लाइसेंस नहीं बांटना है जी। लोग ड्रग्स को लेकर, आपको पता है नेशनल ड्रग्स एनडीपीए, नारकोटिक ड्रग्स प्रोहिबिशन कुछ एक्ट है, तो ये तो रोकता है जी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी अगर कोई इस मामले में फंस जाता है। लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के लार्ज स्केल में, बड़ा लार्ज स्केल में बिक रहा है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल था। और आपको पता होना चाहिए एक और बड़ा प्रिंसिपल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का हिस्सा है। फिर क्या बात करता है आगे? फिर आगे बात करता है टू प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ काउस, टू प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ काउ, गाय का बछड़ा एंड अदर मिल्च एनिमल, कोई भी दुधारू पशु है उसको स्लॉटर से बचाना है। एंड टू प्रमोट देयर ब्रीड्स, एंड टू प्रमोट देयर ब्रीड्स। ठीक है, तो क्या है शाबाश? स्लॉटर तो पता है ना आपको क्या होता है स्लॉटर? शाबाश, स्लॉटर हाउसेस है उत्तर प्रदेश में, आदित्यनाथ योगी ने बड़े स्लॉटर हाउस बंद करवाए जो काटा जाता है जी खाने के लिए, जहां किसी की चमड़ी के लिए किसी को जानवर को काटा जाता है। तो गांधी जी क्या बोलते थे कि हमने इनके स्लॉटर से बचाना है जिसको। और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, ये जो हमारे दुधारू पशु मिल्चिंग एनिमल्स हैं, हमने इनकी ब्रीड्स को क्या करना है, इंप्रूव करना है। बल्कि जानवर हमारे लोगों के बीच में लाने हैं, लोगों को प्रोवाइड करने हैं, ताकि है ना वो जो डिपेंडेंट है इन दुधारू पशुओं पे उनका इकोनॉमिक क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48, तो ये 5 आर्टिकल जो थे उनको कहा जाता है गांधीयन प्रिंसिपल। मतलब दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो 5 आर्टिकल स्टिल दे आर पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब मैं थर्ड को लेके बात करूं, थर्ड टाइप ऑफ प्रिंसिपल दैट इज नोन एज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। थर्ड कैटेगरी जो बना रखी है इसमें, दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले जिसको लेके मैं बात करूंगा और आपको उसके बारे में जानकारी भी है, मुझे पता है। ठीक है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 ये याद रखना पड़ेगा आपको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री क्या मतलब होता है इसका, बताओ शाबाश। इसका क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये बड़ा न्यूज में था जब सरकार हमारा लेके आ रही थी ट्रिपल तलाक बिल। जब सरकार ने लाया 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने, तब ये बड़ा न्यूज में था ट्रिपल तलाक बिल। ठीक सेकंड टेन्योर से पहले मोदी गवर्नमेंट जब लास्ट टाइम चल रहा था उनका फर्स्ट टेन्योर का, तो उस टाइम जो ट्रिपल तलाक बिल लेके आए थे। बताओ शाबाश, पहले मुझे आपसे पूछना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप लोग क्या समझते हो? बताओ शाबाश, बताओ। जिस मैटर पे नहीं लगाया जाता, जैसे शादी विवाह, मतलब उनके जो भी उल्लंघन करे उन मामलों का, जैसे शादी में डिवोर्स का हो गया, एडॉप्शन हो गया, अलग अलग तरीके के रिलीजियस कम्युनिटी में। हाँ, बहुत अच्छा। अंजलि आप क्या बोलते हो? सर ये मतलब लॉज होंगे जो एप्लीकेबल होते हैं हर एक कम्युनिटी को, मतलब किसी भी हर एक रिलीजन के लिए इक्वली अप्लाई होते हैं। सुनना बच्चे ध्यान से,
पहले हम बात करते हैं हिंदूज को लेके बात करते हैं, है ना। क्या होता है कि अगर मान लो डाइवोर्स करवाना है, हिंदू कपल है, डाइवोर्स होता है, या फिर क्या होता है एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे को क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं, ठीक है जी। डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड हो गया, ठीक है। जहां और कोई इश्यू आता है, जहां और कोई इश्यू आता है, ठीक है, मान लो डाइवोर्स करना है, कोर्ट में चलेगी, बोलेगा क्या इनका रिलीजन क्या है जी, अच्छा इनका रिलीजन हिंदू है, तो सक्सेशन एक्ट, अच्छा इसी एक बात हो, इसी के तहत डाइवोर्स के बाद वाइफ को हस्बैंड की कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, है ना। हस्बैंड की अगर कोई सैलरी है, मंथली सैलरी, तो कितने परसेंट वाइफ को मिलेगा, ये सारा का सारा ना, ये जो हमारा एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, काट के फिर से ऑन करना पड़ेगा, तो आप ऑनलाइन ही रहना जस्ट।